प्रिय विद्यार्थियों, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, सहायक आचार्य इतिहास विभाग आपका स्वागत करता हूं। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का अध्ययन करेंगे। अपने राजस्व संबंधी सिद्धांतों को कार्यान्वित करने, अपनी विजय की महत्वाकांक्षा संतुष्ट करने तथा देश को मंगोलों के निरंतर आक्रमणों से बचाने के लिए अलाउद्दीन को एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। राजतांत्रिक निरंकुशवाद का जो आदर्श अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सन्मुख रखा, उसकी पूर्ति उच्च कोटि के सैनिक बल के बिना असंभव थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन ने सैन्य सुधार की ओर ध्यान दिया। वह प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की नींव डाली, जो सदैव राजधानी में सेवा के लिए तैयार रहती थी। फौज की भर्ती सीधी सेना मंत्री द्वारा की जाती थी। राज्य के कोष से उसे नकद वेतन मिलता था। एक सैनिक का वेतन 234 टका प्रति वर्ष था और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 75 टका अधिक मिलते थे। सैनिकों को घोड़े, हथियार तथा अन्य सामग्री राज्य के खर्च से ही दी जाती थी। भ्रष्टाचार को दूर करने तथा सैनिक निरीक्षण के समय अथवा युद्ध क्षेत्र में प्रतिनिधि भेजने की प्रथा को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने सेना मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक की हुलिया यानी कि आकृति का वर्णन लिखने की परिपाटी जारी की। सैनिक लोग अच्छे घोड़ों के स्थान पर बुरे रखकर राज्य को धोखा दिया करते थे। इसको रोकने के लिए घोड़ों को दागने का नियम प्रचलित किया गया। ये नियम पूर्णतया नए नहीं थे। भारत तथा अन्य देशों में इससे पहले इनका प्रचार था। फरिश्ता के अनुसार केंद्रीय सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे। किसी तत्कालीन लेखक ने पैदल सेना की संख्या नहीं दी, किंतु वह घुड़सवार फौज से कहीं अधिक रही होगी। सेना के संगठन, साज सज्जा तथा अनुशासन की ओर सुल्तान स्वयं बहुत ध्यान देता था। बाजार का नियंत्रण, इतनी विशाल सेना को राज्य के साधनों पर अत्यधिक बोझ डाले बिना कायम रखना असंभव था, किंतु इतनी बड़ी सेना एक अनिवार्य आवश्यकता भी थी। अलाउद्दीन को राजद्रोह का दमन तथा विद्रोह का उन्मूलन ही नहीं करना था, बल्कि उसे मंगोलों से भी लड़ना था, जो प्रति वर्ष राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर धावा मारा करते थे। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत को विजय करने के भी उसकी महत्वाकांक्षा थी। इसलिए उससे अपनी शक्तिशाली सेना का व्यय घटाने का उपाय सोचने पर बाध्य कर दिया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनाज, कपड़ा तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं का मूल्य घटाकर उन्हें इतना सस्ता कर दिया कि एक सैनिक नाम मात्र के वेतन में आराम से जीवन निर्वाह कर सकता था। उसने अनाज, कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य साधारण बाजार की दर से बहुत कम निश्चित किया। सरकार खालसा भूमि से भी और जहाँ तक संभव हो सकता था अधीनस्थ सामंतों की भूमि से भी राजस्व उपज के रूप में वसूल करती थी, और इस प्रकार उसने विशाल अन्न राशि जमा कर ली। उन व्यापारियों के अतिरिक्त जिन्हें सरकारी परमिट द्वारा अधिकार दे दिया जाता था, अन्य किसी व्यक्ति को किसानों से सीधा अनाज खरीदने की आज्ञा नहीं थी। दिल्ली के सब व्यापारियों को शाह ने मंडी नामक पदाधिकारी के दफ्तर में अपने नाम लिखाने पड़ते थे। जिन व्यापारियों के पास अपनी पर्याप्त पूंजी नहीं होती थी, उन्हें राज्य की ओर से अग्रिम धन दिया जाता था। उन्हें निश्चित दर पर सामान बेचना पड़ता था। नियम से विचलित होने की किसी को आज्ञा नहीं थी। यदि कोई व्यापारी इन आज्ञाओं का पालन नहीं करता था तो और सौदा तोल में कम देता था, तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। प्रत्येक प्रकार की सट्टेबाजी तथा चोर बाजारी का कठोरता से दमन किया जाता था। दोआब के पदाधिकारियों को इस बात की लिखित गारंटी देनी पड़ती थी कि हम किसी को अनाज चोरी से जमा न करने देंगे। इसी प्रकार व्यापारियों को अनाज तथा अन्य वस्तुएं जमा करके रखने का अधिकार नहीं था, बल्कि मांगे जाने पर उन्हें वे चीज़ें बेचनी पड़ती थी।
प्रमुख व्यक्तियों, अमीरों, पदाधिकारियों तथा अन्य धनी व्यक्तियों को बाजार से बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने के पहले शाह ने मंडी के दफ्तर से परमिट लेना पड़ता था। दीवान रियासत तथा शाह मंडी नामक 2 पदाधिकारी, सराय अदल नामक एक न्यायाधीश तथा अनेक अन्य अधीनस्थ अफसरों की सहायता से इन नियमों को कठोरतापूर्वक कार्यान्वित कराते थे। वे कठोर ईमानदारी से तथा नियमानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देते थे। इन सुधारों के परिणामस्वरूप अनाज, कपड़ा तथा अन्य वस्तुएं बहुत सस्ती हो गई। घोड़ों, अन्य पशुओं, नौकरानियों तथा गुलामों का भी मूल्य बहुत गिर गया। अलाउद्दीन के संपूर्ण शासनकाल में रहन सहन का खर्च कम तथा लगभग स्थिर रहा। आधुनिक इतिहासकारों ने अलाउद्दीन की उसकी आर्थिक नीति की सफलता के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये नियम संपूर्ण साम्राज्य में लागू किए गए अथवा केवल दिल्ली और उसके निकटवर्ती प्रदेश तक ही सीमित थे, इस विषय में लेखकों में मतभेद है। दूसरा मत ठीक प्रतीत होता है, संपूर्ण देश में इन नियमों को प्रचलित करना असंभव था। फिर भी अलाउद्दीन को इस बात का श्रेय है कि उसने इस कठिन समस्या को हल करने का प्रयत्न किया। दक्षिण भारत से प्राप्त धन के अपव्ययतापूर्ण वितरण से मुद्रा का मूल्य गिर गया था और चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी। यह मुद्रा प्रसार दिल्ली तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित था। इन सुधारों से सुल्तान का उद्देश्य मुद्रा प्रसार रोकना तथा रहन सहन का खर्च कम करना पूरा हो गया। राजस्व नीति। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण तथा रहन सहन का खर्च कम करने से ही संतोष नहीं हुआ, साथ ही साथ वह अपने आर्थिक साधनों में भी अभिवृद्धि करना चाहता था। इसलिए उसने अपने राजस्व विभाग के सुधार की ओर ध्यान दिया। उसके पूर्वाधिकारियों ने वैज्ञानिक राजस्व नीति निर्धारित करने का प्रयत्न नहीं किया था। उन्होंने हिंदू काल से चली आई पुरातन व्यवस्था से ही संतोष कर लिया था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी एक साहसी शासन सुधारक था। वह केवल शासन में शक्ति तथा सुयोग्यता ही नहीं लाना चाहता था, बल्कि देश के साधनों का शोषण करने तथा अपने राजस्व में अधिकतम वृद्धि करने के लिए मौलिक परिवर्तन का भी इच्छुक था। इस उद्देश्य से उसने एक नियमावली प्रचलित की जिसने दिल्ली सल्तनत को राजस्व व्यवस्था का रूपांतरण कर दिया। उसने मुसलमान माफीदारों तथा धार्मिक व्यक्तियों की मिल्क रजे द्वारा दी गई संपत्ति, इनाम, इंदिरा रात पेंशनें तथा वक्फ यानी धर्मस्व आदि के रूप में मिली हुई भूमि जब्त कर ली। यह विश्वास करना कठिन है कि राज्य ने इस प्रकार की सभी भूमि जब्त करके अपने अधिकार में कर ली होंगी। संभवतः अधिकतर भूमि छीन ली गई, किंतु कुछ लोग पूर्ववत अपने अधिकारों का उपयोग करते रहे, क्योंकि अलाउद्दीन के अधिकारी अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी के शासन के प्रारंभिक वर्षों में हमें ऐसे लोगों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। दूसरे नियम के अनुसार सुल्तान ने मुकदम, खुत तथा चौधरी आदि हिंदू पदाधिकारियों को उन विशेषाधिकारियों से वंचित कर दिया जिनका वे अनेक पीढ़ियों से उपभोग करते थे। राजस्व विभाग के इन 3 वर्गों के पदाधिकारियों को उनके वेतन आदि पूर्वतः मिलते रहे, किंतु अन्य भूमि से संबंधित लोगों की भांति उन्हें भी भूमि, मकान तथा चारागाहों पर कर देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमि कर के संबंध में हिंदुओं तथा मुसलमानों किसी के पास भी विशेष अधिकार नहीं रहने दिए गए। राज्य करों में अधिकतम वृद्धि करना सुल्तान का तीसरा मुख्य आधार था। उपज का 50% उसने राज्य कर के रूप में निश्चित किया। इसके अतिरिक्त उसने मकानों, चारागाहों तथा आयात निर्यात पर भी कर लगाए। हिंदुओं को इसके अतिरिक्त जजिया भी देना पड़ता था। कितनी भूमि पर खेती होती है और उसकी क्या वास्तविक उपज है, यह निश्चित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने भूमि की नाप कराई। यह उसका चौथा सुधार था। भूमि की नाप कराना हिंदू कालीन राजस्व व्यवस्था की एक
विशेषता थी और कुछ देसी राज्यों में वह इस युग में भी प्रचलित रहीं, किंतु अलाउद्दीन के पूर्वाधिकारियों में से किसी ने भी इस परिपाटी का अनुसरण नहीं किया था। उसे पुनर्जीवित करने का श्रेय इस प्रसिद्ध खलजी शासक को ही था। भूमि का बंदोबस्त करने से पहले उसने पटवारियों से अभिलेखों से पता करवाया कि राज्य के प्रत्येक गांव में कितनी खेती के योग्य भूमि है, उससे कितना लगान आता है। इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए उसने योग्य तथा ईमानदार राजस्व पदाधिकारी नियुक्त किए। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि राजस्व निर्धारित तथा वसूल करने की दृष्टि से संपूर्ण राज्य एक गांव की भांति समझा जाता था, किंतु बर्नी ने जो कुछ लिखा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन के राज्य के सब प्रांतों में नाप की परिपाटी नहीं प्रचलित की गई थी, वह कुछ ही भागों तक सीमित थी। इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हो गई और उसका बोझ किसानों, भूमिधरों, व्यापारियों तथा जनता के सभी वर्गों पर पड़ा। परंतु अलाउद्दीन की इच्छा रही हो अथवा न रही हो, राजस्व का मुख्य भार हिंदुओं पर ही पड़ा, क्योंकि उनमें से बहुसंख्यक ऐसे थे जिनका भूमि से घनिष्ठ संबंध था। अलाउद्दीन को वेतन के बदले में जागीरें देने के पक्ष में नहीं था, फिर भी उसके समय में अनेक व्यक्ति युक्तों का उपयोग करते रहे, क्योंकि इस प्रथा को पूर्णतया नष्ट करना असंभव था, विशेषकर नवविजित प्रदेशों में। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का अध्ययन किया है। थैंक्स।